हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आंखों से अनगिनत सैलाब उमड़ चुके, ऐसा लगता मानो जन्मों का रुदन जब्त हो उसके अंदर। अनन्या ने कितनी रातें डर कर, पसीने से तरबतर हो जाग कर बिताई थी। अंतर्मन में दबी डरावनी परछाई आज भी उभर जाती है। इतना भय व्याप्त है कि नींद में डरकर अभी तक चीख पड़ती है। अनन्या की आत्मा आज भी सिसकती है, आंसू आज भी छलकते हैं। इस जीवन में उस दिन को विस्मृत कर पाना संभव नहीं। उस दिन का हादसा आज तक भूली नहीं है अनन्या। हमेशा की तरह उस दिन भी वो बाबा को दोपहर का खाना खेत में देकर लौट रही थी। तभी 4 लड़कों को उसने देखा। उनमें एक छोटा था। जब तक वह उनके करीब पहुंचती उससे पहले ही 3 लड़के पास आए और उसके समझने से पहले उसका मुंह दबाकर उसे पकड़कर पास के खलिहान में, जहां कटी फसल के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे, उसके पीछे ले जाने लगे। वो अपनी पूरी ताकत लगा जोर से चीखी, लेकिन पूरी चीख निकलने से पहले ही उन लोगों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसने खूब हाथ पर पटक कर अपने को बचाने की कोशिश की। तभी एक ने अपने गले में पड़े अंगोछे को उतार उसके दोनों हाथ पीछे से कसकर बांध दिए। छोटा लड़का वहीं खड़ा था। उसे बाहर निगरानी करने के लिए कहे तीनों उसे घसीट कर ले गए। उसकी चीख अब गूंगू की आवाज में सिमट कर रह गई। पहले तो ताकत थी, फिर पीड़ा और तकलीफ घुटी घुटी सी कराह में बदल उसे निढाल कर गई। अचानक किसी के उधर आने की आहट सुनते ही बाहर खड़े लड़के ने सतर्क किया तो वे सब जल्दी से भागने लगे। तभी उनमें से किसी की आवाज आई, साले तेरा नंबर नहीं लगा तो क्या, अगली बार देखेंगे। अभी तो जल्दी से अपने कपड़े ले, नहीं तो सब फंस जाएंगे। उसके मुंह और हाथ में बंधे कपड़े खोलकर जल्दी से सब चले गए। वीरान खेत बेबस हो उसे मूक देखते रहे। फसलों का ढेर उसकी चीखों का मौन साक्षी रहा। सूरज अपने प्रखर उजाले में होने वाले काले कृत्य को रोक नहीं सका। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। थोड़ी देर बाद किसी तरीके अपने को उठा भरी दोपहरी में बदवास से लंगड़ाते हुए घर आई और माँ को देख उसका रुदन हिचकी में बदल गया। तब तक माँ का ध्यान उसके पैरों पर बहते खून और फटे कपड़े पर गया और एक औरत होने के नाते बगैर कहे वो सब समझ गई। कौन थे वे लोग? तू किसी को पहचानती है? नहीं। कैसे हुआ यह सब? कितने लोग थे? 4 लड़के थे। मुझे 3 लड़कों ने पकड़ा था। चौथा लड़का बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था। माँ को बताते बताते असहनीय दर्द से तड़प उठी हो। उसको दर्द से कराता देख माँ की भी रुलाई फूट पड़ी। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कर, कहा माँ ने उसके कपड़े बदले, मुंह धुलाया, गर्म दूध में हल्दी डाल पिलाकर लिटा दिया। 2 दिन तक वो उठने बैठने करवट बदलने की स्थिति में नहीं थी। शाम को माँ बाबा जी की जो बात हुई हो, यह तय हुआ कि थाने में रिपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी गांव का सब बेच बाच कर यहाँ से दूर शहर चले जाएंगे। अगर वो लड़के इस गांव के नहीं है तो हो सकता है वो फिर आ जाए। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आगे की पढ़ाई अनन्या शहर से कर लेगी। अभी 12 साल की है। पूरी जिंदगी पड़ी है इसकी। किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी होगी। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आगे शादी ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। समय के साथ साथ सब घाव भर जाएंगे। पता करो ऐसी हालत में घर आते इसे किसी ने देखा तो नहीं। उसके इनकार करते ही बाबा ने गहरी लंबी सांस ली। उसे समझा दो कि किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी। उस दिन के बाद उस बात का जिक्र किसी ने नहीं किया। उन दिनों एक अदृश्य दीवार उस हादसे ने निर्मित कर दी थी उन सबके बीच। समय के साथ शहर में धीरे धीरे वो ढलती चली गई। अनन्या बाहर से हमेशा शांत और संयत दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता वो कई तहों में जी रही है। वो क्लास की बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। बहुत मुश्किल होता है मन के अंदर तैरती काली बदलियों को छुपा कर रखना कि वो सतह पर आकर बरस न जाए। उसकी कोई सहेली नहीं बन पाई। उसका लड़कपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। लगता समय से पहले वो मैच्योर हो गई। जाने कौन सी फांस उसके जहन में चुभी थी जो उसे अन्य बच्चों की तरह सामान्य होने नहीं देती। उन दिनों माँ ही उसकी एकमात्र सहेली थी जिनसे वो अपने मन की सब बात कह सकती थी।
कभी पूछती थी कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सुनकर माँ उसे गले लगा स्वयं रोने लगती, उसे समझाती और खूब मन लगाकर पढ़ने को प्रेरित करती। उसने पढ़ाई बहुत मन लगाकर की। जिस उम्र में लड़कियों में सजने संवरने का मोह और लड़कों के प्रति आकर्षण होता है, उस उम्र में वो इन सब से विमुख थी। लड़कों से उसे हमेशा खौफ होता था। उस काली क्रूर दोपहरी को भुलाने की कोशिश करते करते उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। वो आगे नौकरी करना चाहती है। सुन बाबा उस पर नाराज होने लगे। अब शादी ब्याह की उम्र है, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, परिवार पैसे वाला है, लड़का भी अच्छा कमा रहा है। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, इसलिए उन्होंने यह रिश्ता खुद से मांगा है। नहीं बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या तू क्या सब लड़कियों से अलग है जो हम तुझे घर बिठा कर रखेंगे? हाँ बाबा, सही कहा आपने, मैं सबसे अलग हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ नहीं हुआ। उसका जवाब सुनकर बाबा का मुंह मलिन हो गया। फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने, कमरे से उठकर चले गए। आज पहली बार अनन्या ने बाबा को जवाब दिया था। उसका मन दुखी हो गया। उसी को संभालने के लिए उन्होंने वर्षों से गहरे तक जमी अपनी जड़ें उखाड़ दूसरी जगह रोपी है। आत्मग्लान होने लगी अनन्या को। उसके साथ जब रेप हुआ वो उसके माने नहीं जानती थी। अगर माँ बाबा साथ नहीं देते तब वो कल बाबा से माफी मांग लेगी और मना लेगी। जो अपराध उसने किया नहीं, उसकी सजा उसके साथ उसके परिवार ने भी भुगती है। सुबह उठते ही उसने बाबा से माफी मांगी। बाबा, मैं पुलिस की नौकरी करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ 1 साल का समय दीजिए, उसके बाद आपका कहना मान लूंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। उसकी आंखों में नमी देख बाबा ने मौन स्वीकृति दे दी। अनन्या ने जी तोड़ मेहनत की। उसे रात रात तक पढ़ता देख, उसके सूखे मुंह को देख बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि इतना कठोर तप मत कर, जैसा तू चाहेगी वैसा ही तेरी माँ और मैं करेंगे। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और वह पुलिस अधिकारी बन गई। ट्रेनिंग के दौरान उसने शारीरिक प्रशिक्षण में बहुत मेहनत कर जूडो कराटे में महारत हासिल कर लिया। पुलिस अकादमी में जब स्त्रियों के साथ अपराध किस किस तरह से किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ाया जा रहा था, तब अध्यापक ने एक किताब का रेफरेंस दिया। किताब थी फ्रांसीसी लेखिका सिमोन द बोवार की दी सेकेंड सेक्स। उसका हिंदी में अनुवाद प्रभा केहतान द्वारा स्त्री उपेक्षिता के नाम से प्रकाशित पुस्तक में किया गया था। अनन्या ने इस किताब को पढ़ा और पुरुषों की स्त्रियों के प्रति जो सोच है वह गहराई से जाना। अनन्या ने तभी संकल्प ले लिया कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह स्त्री पर होने वाले अत्याचारों अपराधों पर विशेष ध्यान देगी। औरत होना निम्नतर होना नहीं है अपितु विशिष्ट होना है। इस सोच ने उसके आत्मविश्वास को बहुत दृढ़ता प्रदान की। जहां जहां उसकी पोस्टिंग होती वहां के सारे गुंडे मनचले लड़के उसके नाम से दहशत में रहते। अपने को न्याय वह दिला नहीं पाई। एक कसक हमेशा उसके मन में उठती। सोचती कोई बात नहीं, उसकी जिस शहर में पोस्टिंग होगी वहां कोई अनन्या अब नहीं होनी चाहिए। जितना खौफ उसे लड़कों से तब था, अब वही खौफ बदमाशों को उसके नाम से होने लगा था। उसके मन का वो भय अब उसकी ताकत बन गया था। वैसे भी इस नौकरी ने उस डरी सहमी अनन्या का चोला कब का उतार फेंका। इस निर्भीक मजबूत अनन्या को पता ही नहीं चला। अब शादी के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। अगर उसके अनुकूल लड़का मिलेगा तभी शादी करेगी। उसके जवाब पर माँ बाबा की सहमति अब साथ थी। जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। प्रमोशन दर प्रमोशन के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। काम में उलझी वह बड़ी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करती। नौकरी उसे सुकून देती। जब किसी बलात्कारी को देखती तो उसका क्रोध चरम सीमा को छू लेता। उसे लगता हर बलात्कार के केस को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए और उस पर मुकदमा चलाकर बलात्कारी को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सजा दिलाई जाए। इसी बीच उसने ध्यान दिया कि जब भी वह किसी केस को सफलतापूर्वक हल कर लेती है तो प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय अखबार के संपादक जी उस केस को प्रमुखता से छाप उसकी तारीफ करते और बधाई देते। उनके अनगिनत लेख बलात्कारों पर थे। अपने संपादकीय में बहुत सारे बलात्कार कांड के बारे में लिखा था उन्होंने। उनके लेखों में स्त्री विमर्श के बहुत सारे लेख होते।
जो स्त्रियों को साहसी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक बार अनन्या को लड़कियों के कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां चर्चा का विषय था बलात्कार का मनोविज्ञान और उसे रोकने के उपाय। वहीं अनन्या पहली बार उस प्रसिद्ध लोकप्रिय अखबार के संपादक मदन जी से मिली। बड़े ही मिलनसार और हंसमुख लगे उसे। वहां अनन्या से पूछा गया, मैडम, बलात्कार का कोई ऐसा केस जिसने आपको विचलित या आंदोलित किया हो? पहले तो अनन्या को लगा कि समाज को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपने सत्य को उद्घाटित करे, लेकिन माँ बाबा का ख्याल आते ही वो सच नहीं कह पाई। अव्यक्त को व्यक्त करना, निजी को सार्वजनिक करना इतना आसान नहीं। एक क्षण खामोश रहने के उपरांत उसने अपना ही केस दोहरा दिया। तभी किसी दूसरे पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपने उसे कड़ी सजा दिलाई होगी? अनायास उसके मुंह से निकल पड़ा, दुर्भाग्य से नहीं। वो छोटी लड़की उन्हें पहचान नहीं सकी। वो अपने बचाव के लिए संघर्ष ही करती रह गई। इसी बीच फोन आते ही वह जाने लगी, मैडम, बस आखिरी सवाल, उस जगह का नाम क्या था? उसने अपने गांव का नाम बता दिया। फिर एक क्षण की देर किए बगैर तेजी से बाहर आ, गाड़ी में बैठ लंबी सांस ली। ड्राइवर को घर की तरफ गाड़ी मोड़ने का बोल वो ऐसे निढाल हो गई मानो बलात्कार वर्षों पहले नहीं अभी हुआ हो। वो तो सोचती थी कि कमजोर अनन्या इस दृढ़ पुलिस ऑफिसर अनन्या के अंदर दफन हो चुकी है, लेकिन नहीं, वो आज भी उसके अंदर जिंदा है और उतनी ही कमजोर। अचानक एक दिन मदन जी उससे मिलने घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने स्पष्ट किया कि उस दिन जिस गांव का नाम आपने बताया था, उस गांव में आज तक पुलिस की जानकारी में कोई बलात्कार हुआ ही नहीं। सुन अनन्या चौंक गई। चेहरे पर आते भाव को छुपा अपने को संयत कर उसने कहा, इतनी पुरानी बात थी कि मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने जल्दी में अपने गांव का नाम बता दिया। ओहो, तो यह बात थी, आप भी भूल सकती हैं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मदन के ऐसा कहते ही वो थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर जितनी देर मदन जी रहे वो क्या कर रहे थे अनन्या सुन नहीं पाई, सिर्फ हाँ हूं के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद कई बार मदन जी से मुलाकात हुई, पर अनन्या ने एक दूरी बना ली। एक दिन मदन जी का फोन आया, क्या आप घर पर हैं? मैं इधर आया हूं तो सोचा आपसे मिलता चलूं। वो कोई बहाना बनाने की जब तक सोचती तब तक फोन कट गया और कुछ मिनट बाद ही मदन जी की गाड़ी गेट पर खड़ी होते दिखाई दी। आप पुलिस वाले घर बुलाते कहाँ हैं? चाय पीनी हो तो खुद आना पड़ता है। बड़ी सहजता से मदन जी एक कहते हुए अंदर आ गए। सुन अनन्या मुस्कुरा दी, आप मुस्कुराते हुए बेहद अच्छी लगती है। सुनकर अनन्या संकोच से भर उठी। पहली बार किसी पुरुष की तारीफ उसे शहद जैसी मीठी लगी। मदन के जाने के बाद भी उनकी कई बातें अनन्या के कानों में गूंजती रही। पहला मौका था जब किसी ने उससे इतनी बेतकल्लुफी से बात की। आज तक उसके मिजाज को देख किसी पुरुष में साहस नहीं था कि उससे बात कर सके, लेकिन यह सब अनन्या क्यों सोच रही है? तुरंत अपने मन को हटा वो अगले दिन की मीटिंग की तैयारी में लग गई। यदा कदम मदन के फोन आते, कभी कभार मदन घर आ जाते। मदन से बातें करना अनन्या को भी अच्छा लगता। एक आध बार मदन ने बाहर साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। अनन्या का मन तो होता था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से हिचक होती और अनन्या कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती। मुलाकात का सिलसिला एक बार शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अनन्या सोचती मदन को कुछ पता नहीं है, इसलिए इतना शिष्ट व्यवहार है उसका। एक दिन अचानक मदन ने अनन्या से पूछ लिया, आपने शादी क्यों नहीं की? मैं इन सब के लिए नहीं बनी हूँ। क्यों? आज भी लोग औरत को मात्र देह रूप में देखते हैं, मानवीय रूप में नहीं। नौकरी की जिम्मेदारी के कारण वक्त नहीं मिला और अब तो उम्र हो चली है, कहा अनन्या फीकी सी हंसी हंस पड़ी। मुझसे शादी करोगी? अनन्या को इतनी जल्दी इस बात की उम्मीद नहीं थी। अचानक यह सुनते ही वो निशब्द हो गई। उसकी आंखों के कोर भीग उठे। नहीं, यह संभव नहीं। क्यों अनन्या, क्या मैं आपको पसंद नहीं? मदन ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं शादी करना नहीं चाहती। फिर दोनों के बीच लंबा मौन पसर गया। बोझिल चुप्पी को तोड़कर मैं चलता हूँ, एक बार फिर विचार करना, कह मदन तेजी से बाहर निकल गए।
पूरी रात अनन्या बेचैन रही। उसने अपने को आज तक इतना बेबस कभी नहीं पाया था। उसकी छवि एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर की है। वो अपराधियों बलात्कारियों से इतनी कठोरता से पेश आती कि कई बार उसके कलीग भी डर जाते। उसके अंदर कोमल औरत है, उसका आभास अब तक वो बाहर नहीं होने देती। अपने साथियों के बच्चों को देख उसका भी मन होता कि उसका भी अपना संसार हो। किस स्त्री की इच्छा नहीं होती कि उसका अपना घर हो, बच्चे हो, कोई प्यार करने वाला हो, कोई तो ऐसा हो जिससे वो अपना सब कुछ बांट सके। मतन जी उसे पसंद है। उनसे शादी करना किसी भी लड़की का सौभाग्य ही होगा। लेकिन जो कील गहरे तक धसी है, उसकी चुभन अनन्या को यह सब सोचने से रोकने लगी। हो सकता है वो शादी के बाद सहजता से शारीरिक रिश्ता ना निभा पाए, तब बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं। समर्पण की नदी लांघने में शरीर का घाव तो सूख गया, लेकिन उसके अंतर्मन का घाव अभी तक हरा है। वो किसी पुरुष का एहसान नहीं चाहती और ना ही दया भाव। अपने को कभी कमतर महसूस करना तो कतई नहीं। उसका ऑफिस के काम में मन नहीं लगा। उसने अपनी उस दिन की सारी मीटिंग रद्द कर दी। इस ऊहापोह से उसे अब उबरना होगा। बड़ी हिम्मत कर उसने मदन को सब सच बताने का फैसला कर लिया। मन ही मन डरी भी कि कहीं मदन अखबार की सुर्खियां ना बना दे। एक अशोक चिन्ह, साथ में एक स्टार और आईपीएस लिखी वर्दी पहनती है वो। जो होगा डटकर मुकाबला करूंगी। सोचते ही अनन्या के मन में बैठा भय निकल गया। मदन को अनन्या ने अपना सच बता दिया। अब बताइए मदन जी, इस देह को कौन सा पुरुष खुशी से स्वीकारना चाहेगा? मेरे अंदर की गांठें आसानी से संबंधों को जीवंत नहीं होने देंगी। निर्णय लेने के पहले सोच लीजिए, नहीं तो बाद में आपको अफसोस होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यह सब मुझे पहले से पता था। क्या आपको कैसे पता? आप उन लोगों को जानते हैं? अनन्या ने कई सवाल एक साथ पूछ डाले। वो तीनों कहाँ हैं? मुझे नहीं पता अनन्या। वो मेरे मोहल्ले के दादा टाइप भैया थे। मैं उनके छोटे मोटे काम कर देता तो वो लोग मुझे अपने साथ कभी कभी क्रिकेट खेलने देते, जिसके कारण मेरे दोस्तों पर मेरी धाक जम जाती। मुझे उन लोगों के बारे में इससे ज्यादा मालूम नहीं। उस दिन भी वे सब गांव घूमने जा रहे थे तो मैं भी चला गया। लौटते में उन लोगों ने कहा कि किसी से कुछ कहना नहीं, अगर हमें पता चला तो बुरा होगा। मैं डर गया और उस दिन के बाद मैं उन भैया लोगों से दूर रहने लगा। समय उपरांत पापा का ट्रांसफर हो गया और हम दूसरे शहर चले गए। जो लड़का बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था वह मैं ही था। तब मैं नासमझ था। सेक्स क्या होता है यह मुझे पता नहीं था। उस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन वो दबी घुटी चीख हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती। आप चाहे तो अब मुझे गिरफ्तार कर सकती हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। आप नहीं जानती, मैं एक बार आपके गांव गया था आपसे मिलने के लिए। वहां पता चला कि आप लोग गांव का सब बेच बाच कर शहर जा चुके हैं। आत्मग्लान का बोझ लिए मैं तब से जी रहा हूँ। कॉलेज के फंक्शन में आपने उस बलात्कार का जिक्र जिस तरह किया था, मुझे तभी अंदेशा हो गया था कि शायद वह लड़की आप हो। लेकिन गांव का नाम सुनकर और आपके चेहरे का उड़ा रंग देख यकीन हो गया कि आप वही हो। भले ही व्यक्तिगत हादसे को आपने सामाजिक जामा पहना दिया, यह मात्र एक संयोग है कि आप मिल गई। आप जो सजा देना चाहें मुझे दे सकती हैं। अगर कभी उनमें से कोई आरोपी मुझे मिला तो मैं आपको न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटूंगा। मदन जी, जो अपराध आपने किया नहीं उसकी सजा आपको कैसे दे दूं? ना समझी में ही सही, पर अपराध तो मुझसे हुआ है अनन्या। अपराधी का साथ देना भी अपराध है। इस अपराध बोध से मैं उबरना चाहता हूँ। अतीत इतना भी बड़ा नहीं कि वर्तमान और भविष्य के ऊपर हावी हो जाए अनन्या। आपने उस हादसे को सबसे छुपा कर वर्षों तक मन में जज्ब कर रखा था। वही सब बातें सलोटों की तरह आपके दिमाग में अपने निशान छोड़ गई है। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। एक बार अपने अतीत से निकल कर देखिए, आप भी सामान्य लड़कियों की तरह हैं। आप हमेशा उन लड़कियों को प्रेरणा देकर आगे बढ़ने को कहती हैं जिनका रेप होता है। फिर अपने लिए ऐसी सोच क्यों अनन्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया मनन जी कि आप मेरा अतीत जानते हैं? सच कहूं अनन्या, मैं आपको चाहने लगा था और आपके मिजाज को जानते हुए एक गुस्ताखी कर मैं आपको खोना नहीं चाहता था।
मैं आपको प्यार करता हूँ अनन्या। मैं जानता हूँ एक स्त्री होने के कारण आपकी पीड़ा मुझसे ज्यादा है। उस घटना का बुरा स्वप्न समझ भूल जाइए। अब आज आप जिस समाज का नेतृत्व कर रही हैं उससे आगे यह मामूली बात है। अपने मन को इसी क्षण अपराध बोझ से मुक्त कर दीजिए। एक नई शुरुआत स्वयं करके देखो अनन्या। सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अब और नहीं, कह मदन ने प्यार से उसके आंसू पोंछ सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।